नमस्ते। हाँ, आज मेरे दर्शकों में बहुत सारे फाइटिंग फैंस हैं, भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे पास डेसर्ट में घर में महंगा है। मैं सीधे कह दूं कि मैं इस फिल्म की तुलना पुराने फिल्म से नहीं करने वाला। एक साधारण कारण के लिए मैं उसे पूरी तरह से भूल गया हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपका मूड लड़ाई वाला है, क्योंकि हम समीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से बार में होती है, जहां स्थानीय टॉप डॉग पोस्ट मैलोन स्कूफा को बुरी तरह से पीटता है। हाँ, मैं समझता हूँ कि जब आपने इस लात को देखा, जिसके बाद वह लगभग गिर गया, तो आपकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी। हा 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 हा। और मैं भी आपके साथ हंसता अगर मुझे ये नहीं पता होता कि एक बार यूएफसी चैंपियन ने ये किया था। ओ देखो, उसने पहिया चुना। पोस्ट मैलोन ने अपने प्रतिद्वंदी को सचमुच बुरी तरह से पीट दिया है। ऐसा लगता है कि क्या तुम इस लड़ाई को खत्म करोगे, लेकिन नहीं। हमारा जीनियस इस विशाल काय के लोहे के माथे पर नंगे मुट्ठी से मारता है। तो मुझे बताओ, कौन इस बेवकूफ के कोने में खड़ा है? जो लोग नहीं समझे उनके लिए हर ऐसा हमला एक बड़ा जोखिम है, और इस बेवकूफ की शायद दोनों हाथ पहले से ही टूट चुके होते, और उसका प्रतिद्वंदी निश्चित रूप से ज्यादा समझदार नहीं है। यार, वो बस जवाब में नहीं मार रहा है, लेकिन वह हर बार उठता है ताकि यह कर सके। बार में डेंजल वॉशिंगटन हार्मोनल थेरेपी पर आते हैं और इतिहास के सबसे मोटे मिडलवेट के बारे में पूछते हैं। और आप बस सुनिए कैसे उसे भव्यता से पेश किया जाता है। सभी के साथ लड़ता है। जो योद्धा इस डबल चीजबर्गर खाने वाली मशीन के खिलाफ उतरेगा, वह हमारा जिलेन हॉल है, या जैसे वो खुद को बुलाता है, येलेन हेले, येलेन हेले। ऐसा लगता है कि यह तो नाइंसाफी है, नए फाइटर को उस आदमी के खिलाफ उतारना जिसने पहले ही एक लड़ाई लड़ी है। खैर, कोई बात नहीं, ये तो हार्डकोर फाइटिंग नहीं है, यहाँ वो स्तर नहीं है। क्या आप इसे रिवाइंड कर सकते हैं कृपया? तो हमारे जिलेन हेल्यू बाहर आ रहे हैं। और जो आदमी सभी के साथ लड़ता है, ऐसा नहीं, मैं उसके साथ नहीं लड़ूंगा। साइक्लो। यार, मैं समझ सकता था अगर उसके खिलाफ किसी फ्रांसिस नगानू को रखा जाता, लेकिन यहाँ तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। क्या आप जानते हैं ये कौन है? खुद उसके साथ लड़ो। यह तो आश्चर्यजनक है कि कोई बाहर नहीं आया और नहीं कहा। वापस जाओ और एक दूसरे को मार डालो। और उसके बाद ऐसा सर्कस शुरू हुआ कि मेरी आंखें बाहर निकल आईं। प्रिंस पर्सी अपनी कार की ओर जा रहा है। यहाँ कैसे? मैंने तुम्हारी वजह से $500 गंवा दिए। मैंने $500 गंवा दिए, और इसलिए अब मैं अपनी जिंदगी की बाकी बची अवधि जेल में बिताने वाला हूँ। लॉजिक, मेरा सम्मान। लेकिन यहाँ मुझे हमारे लुडोमैन की मोटिवेशन से ज्यादा इस घटना का तथ्य ही परेशान कर रहा है। सबसे पहले उसे मालून का पोस्ट जोड़ना चाहिए था, क्योंकि उसने उस पर दांव लगाया था। इसके अलावा उसने सिर्फ हार नहीं मानी, बल्कि लड़ाई से भी मना कर दिया। बेटिंग करने वाला हमारे मुख्य नायक पर दबाव डाल सकता था अगर उसने उस पर दांव लगाया होता, लेकिन यहाँ न तो वो रकम है और न ही वो हालात। लुडिक बस भाग रहा है और जेक पट्टी लेने जा रहा है ताकि जख्म को बंद कर सके। इस पल में व्हिटनी ह्यूस्टन उसके पास आती है और कहती है, अरे, तुमने वहां कमाल कर दिया। क्या? माफ कीजिए। वह सचमुच बैठा था और कुछ नहीं कर रहा था। अगर यह सच में कूल माना जाता, तो मैं तो पहले ही इस ग्रह पर सबसे कूल इंसान होता। मेरे पास फ्लोरिडा कीज में एक स्नैक्स शॉप है। क्या आप स्नैक्स शॉप? तो उसके पास एक स्नैक्स शॉप है। स्नैक्स शॉप? हाँ, बेशक, स्नैक्स शॉप। वहाँ स्नैक्स खाए जाते हैं, बेवकूफ साले। तो कुल मिलाकर वहाँ हाल ही में कुछ संदिग्ध लोग आने लगे हैं। सभी गार्ड डर के मारे भाग गए, और पुलिस इस पर कुछ नहीं करना चाहती, और इसलिए वह डेविड बाबाजानियन से इस गंदगी को सुलझाने के लिए कहती है, मैं अच्छी तरह से भुगतान करूंगा। सप्ताह में 5 टुकड़े और मैं रहने की व्यवस्था करूंगा। तो तुम अपने कर्मचारी को महीने में 20,000 से ज्यादा देने में सक्षम हो। क्या तुम्हारे लिए एक मशीन गन, एक पिकअप और कुछ टेप खरीदना आसान नहीं होगा, ताकि एक पल में बार की काउंटर के नीचे लेट जाओ और ऐसा कर सको? ये अमेरिका है यार, कोई मोर्टल कॉम्बैट की बाहरी दुनिया नहीं। यहाँ मुट्ठियों से कुछ नहीं सुलझता। देखो, अगर तुम्हारे ब्रूस ली का कुछ हुआ, तो एक जुआरी ने अभी अभी उसे पेट में चाकू मार दिया। जेक कहीं जाने से मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता। एलेना खंगा कहती है कि उसके इलाके में हर दूसरा ऐसा है, और वह स्किन की बेस से एक वीडियो दिखाती है जिस पर मुख्य पात्र जवाब देता है, और मुझे वह पसंद है। असल में येलन हेल ने सिर्फ दिखावा किया कि उसे परवाह नहीं है, और फिर वह चला गया। और हाँ, शायद नहीं। तेरी प्रतिक्रिया तो कमाल की है भाई। तू एमएमए में कैसे आया? हमारा रोमियो अचानक से अपना फैसला बदलता है और अपनी नई प्रेमिका के साथ एक स्नैक्स बार की ओर बढ़ता है। फ्लोरिडा पहुंचकर जेक किताबों की दुकान की मालिक से मिलता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि मुख्य पात्र बहरा है। क्या आपने फ्रेड को देखा है? एक बार और फ्रेड, एक बार और, एक बार और एक बार और भी बहुत बहुत। फिल्म को सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं और हमें पहले ही ढेर सारे बेवकूफ दिखा दिए गए हैं।
पहले एक बेवकूफ फाइटर और फिर एक और बेवकूफ जुआरी। उनके बाद खुद जैक गिलेनहॉल है, जिसने किसी वजह से अपनी बगल में चाकू ले लिया, जैसे कि कोई उसे अपनी स्क्रू ड्राइवर से वहां चुभो रहा हो। और बाद में उसने किसी वजह से यह चेक करने का फैसला किया कि क्या तेजी से दौड़ता ट्रेन ज्यादा मजबूत है या उसकी गाड़ी। इस फिल्म में प्रतिवर्ग मीटर बेवकूफों की संख्या तो बस बेतहाशा बढ़ गई है। अब सच में एक समझदार पात्र को दिखाने का समय है, ताकि कुल आईक्यू थोड़ा बढ़ सके। मैं बार में काम करूंगा। बार अटेंडर? नहीं। बार में और किसके तौर पर काम करोगे? क्या आपका आईक्यू 160 है? गैगे लड़की को अपनी कहानी सुनाता है और वह कहती है कि यह एक वेस्टर्न की कहानी की तरह लगती है। जैसे स्थानीय लोग हीरो को सैलून की समस्याओं को सुलझाने के लिए भेजते हैं। क्या तुम समझते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? मैं समझता हूं तुम किस ओर धीरे धीरे बुद्धिमानी से इशारा कर रहे हो। मैं समझता हूं। जेक, जिसका नाम डॉल्टन है, आखिरकार डाइनिंग में पहुंचता है और मुझे काला कॉफी चाहिए। ऐसा नहीं है, माफ कीजिए। शाम हो रही है और कुछ नशे में धुत लोग लड़ाई कर रहे हैं। आगे जालितों की छाती आगे बार में बाइकर्स आते हैं जो कुछ बेतुकी हरकतें करने लगते हैं। चौथे टेबल, हुक्म करो। जेक उसके पास जाता है और शिजो बाइकर उसकी बेवकूफी भरी मुस्कान देखकर कहता है। मुख्य हीरो एक टाइपिकल माचो की तरह उसे एक दूसरे के सामने आने का प्रस्ताव देता है, लेकिन मूंछ वाला पीछे हट जाता है। असल में शायद ये इतना बुरा भी नहीं है। चलो वो लड़का थोड़ा आराम करे और बिलियर्ड्स खेल ले। बस अविश्वसनीय। हर सेकंड के साथ मैं इस फिल्म में किसी भी समझदार व्यक्ति के होने की उम्मीद और भी ज्यादा खोता जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन आखिरकार हम डॉल्टन को काम करते हुए देखेंगे। सबटाइटल्स बनाए डिमाटोरजॉक। यार ये तो उसी प्रसिद्ध वीडियो का रीमेक है। तू क्या कर रहा है यार? अरे लैरी, लैरी तुम ऐसा नहीं कर सकते। लैरी, अरे और अगर गंभीरता से कहें तो क्या निर्माताओं ने स्नेड डियाज के किरदार को कॉपी किया? जारी रहेगा। तो वो इन बोर्ड्स को एक और झापड़ लगाता है, उसके बाद उन्हें ड्रॉ का प्रस्ताव देता है। चलो, क्या ड्रॉ है? जैसे जीत यार, मेरी जीतें। अरे ये तो बुरा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा स्पॉइलर देता हूं और कहता हूं कि इस फिल्म में सिर्फ बेवकूफी नहीं है। लेखकों ने खुद कहा कि उनके अलावा यहाँ कुल 6 जनसंख्या समूह हैं और ये कुलीन लोग, घटिया लोग, कमीने, बदमाश, बेवकूफ और बेवकूफ। हमने पहले झगड़े का 20 बेवकूफ मिनटों तक इंतजार किया, जो कि बस 15 सेकंड तक चला, जहां कुछ गंदे लोग बस थप्पड़ खा रहे थे। अच्छी खबर है कि अस्पताल 20 मिनट की दूरी पर है। 25 में, और इन जोकरों को स्थानीय गार्ड नहीं निकाल सके। हाँ, समझ में आता है कि शुरुआत में हमें थोड़े निचले रैंक के गैंगस्टरों को दिखाने का फैसला किया गया, लेकिन इतना भी नहीं यार। अगर आपने सोचा कि यह सर्कस यहीं खत्म हो गया तो आप गलत हैं। बिल्कुल अगले ही शॉट में वह उन्हें अस्पताल ले जा रहा है। ये एक गड्ढा है जो यहाँ पर स्थित है और गहरा है। धन्यवाद कि आपने मुझे लिफ्ट दी। क्या यह आपका दोस्त है? नहीं, मैंने उसकी हाथ तोड़ दी। बकवास। डाल्टन पहले ही घर जाने वाला था, तभी अचानक उसके पीछे एक डॉक्टर महिला दौड़ कर आई। मैं सभी नए और पुराने मरीजों के लिए धन्यवाद कहना चाहती थी। कृपया। फिर आयबोलित कहता है कि सोलो में एक पूरी समूह के बेवकूफों को उड़ाने के लिए बड़े अंडकोश होने चाहिए। इस पर मुख्य पात्र जवाब देता है कि उसके अंडकोश इतने बड़े हैं कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें एक झुंड जंगली ततैया ने डंक मारा है। मुझे दिखा। ठीक है, और जब मैंने सोचा कि चलो कम से कम डॉक्टर ठीक होगी, जैसे वो बोलती है, कभी जीत पाया? कभी जीत पाया क्या? उसने अभी तुम्हारे लिए इलाज के लिए टूटी हुई बैंड लाई है। लेकिन उसकी बेवकूफी जिलेनहाल को ढक देती है, जो साधारण हाँ कहने के बजाय खुद को अमर खोयामा बना रहा है। लड़ाई में कोई नहीं जीतता। हाँ, कहाँ जैसे काट दिया। सच में ये बहुत मजेदारी की बात है। क्या तुमने खुद ऐसा सोचा? वैसे मुझे फिल्म का निर्देशक का संस्करण मिल गया और सच में सब कुछ ऐसा ही था। कभी जीत पाया, सड़क हमेशा जीतती है। डॉक्टर ने डाल्टन की मरम्मत कर दी और वह उस जगह वापस आया जहां काम करने वालों ने उसकी पूरी पृष्ठभूमि साफ कर दी थी। वह तो सब कुछ कर सकता है। क्राफ्टिंग, जूडो, जिu-jitsu, स्ट्राइक। मुख्य नायक को लगता है कि उसने अपने पेशेवर करियर में बहुत सारे मुक्के खाए हैं, क्योंकि वह फिर से स्नैक्स बार के विषय पर लौट रहा है। ये नाम थोड़ा ही क्यों है? क्योंकि ये एक स्नैक्स बार है। बेवकूफ फ्रैंकी, क्यों ना तुम खुद उसे समझा दो। ये एक स्नैक्स बार है, समझा? ज्यादा नहीं। जेक हांगी के बेडरूम में रात बिताना चाहता है और टोई को, जैसा कि पता चला, पाचन संबंधी गंभीर समस्याएं हैं। मेरा मतलब है कि वह लगातार गैस छोड़ती रहती है। सुनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सोने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ सोने की सलाह देता हूँ। समझ गया? नहीं, असल में उसने उससे एक नाव खरीदी। और आप क्या सोचते हैं उस स्नैक्स बार की मालिक की नाव का नाम क्या है, जिसका नाम स्नैक्स बार है? नाव।
रात को जेक को सपना आता है वह यूएफसी बेल्ट के लिए लड़ेगा। उसके पीछे एक गोल गोल बॉल खड़ा होता है जो काउंटर के पीछे है। कुछ पहनना चाहिए। फिक्र मत कर, मेरे भाई हैं। अरे हाँ, तो क्या फिर मैं तुम्हारे सामने ही हस्तमैथुन करना शुरू कर दूं? वास्तव में ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने बिना कपड़ों के घूमते थे? हालांकि मैं ये नहीं जानना चाहता। चलो बस इसे भूल जाते हैं। बॉडी पॉजिटिविटी की समर्थक वैसे बिना वजह नहीं आई। उसने जेक के लिए अपने नाश्ते के बचे हुए खाने को लाया। स्वादिष्ट सॉस्टाडोस, बुरेटो, एम्पानाडास। खाना खाने के बाद वह किताबों की दुकान में जाता है ताकि थोड़ी देर के लिए मीम्स पर नजर डाल सके। और जैसे ही मुख्य पात्र अपनी 5वीं बिंदु कुर्सी पर रखता है, अचानक पड़ोसी दुकान पर कल के एक जोकर का हमला होता है जिसे डॉल्टन ने देखा था। ओ लानत, कायर। और जब वह चला जाता है, जेक एक लड़की के साथ दिल की बातें करता है। मैं आपको यह दिखा और बता सकता था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सच में हमें इस और किसी भी अन्य संवाद की परवाह नहीं है जो कहानी से संबंधित नहीं है, अगर कोई कहानी है भी। अब हमें पीटे गए बाइकर्स के बॉस के पास ले जाया जाता है। स्वाभाविक रूप से इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि कम से कम उसके सिर में मलबे के बजाय दिमाग होगा। वे लहरों पर तैर रहे हैं और वह अपने नाई से कहता है कि उसे चाकू से शेव करना है। मिस्टर बी, क्या आप किनारे तक इंतजार कर सकते हैं? बहुत अच्छा चल रहा है, छोड़ दे। कैप्टन ने भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक होगा, है ना? तू बेवकूफ है यार, तू बेवकूफ है, बेशर्म। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह रहा कि उसका चेहरा वैसे भी ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। कुत्ते के बेटे, माफ कीजिए। अरे अगर यॉट थोड़ी और झूलती। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि उसने कम से कम समझा कि यह आइडिया कितनी बेवकूफी थी। कृपया इस प्रक्रिया को थोड़ा समय लेकर जारी रखें। हाँ यार, जब तुम थोड़ा सावधानी से करो। और फिर उसे एक बार और काट दिया। यहाँ यह बेवकूफ ने उन्हें बार को बिखेरने का काम दिया। और वैसे बार के बारे में वहां फिर से कुछ बेवकूफ झगड़ा कर रहे हैं। उनमें से एक में जेक चाकू देखता है और अपने दोस्त से कहता है, एक कदम पीछे हटो और उसे चेहरे पर मारो। तुम कर सकते हो। तू अपने मुट्ठी को ऐसे क्यों देख रहा है जैसे पहली बार हस्तमैथुन किया हो? क्या ऐसा है कि महान परिषद ने काम किया या क्या? हर शाम बार में पार्टी और झगड़े होते हैं जिन्हें डाल्टन और उसके फैंस रोकते हैं। झगड़ों के बीच में जेक एक कैफे में जाता है जहां एक डॉक्टर खाना खा रही है। क्या तुमने यहाँ सबसे अच्छा क्लैम चाउडर पढ़ा है? चौदार। माफ करना, क्या? यार कोई इसे सुनने का यंत्र खरीद दो। क्या तू किस बारे में बात कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा। वह उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, मोलस्क के बारे में कुछ कूल कहानियां सुनाते हुए। और वह कहती है, सुनो, मैं चेतावनी दे रही हूँ। यहाँ लोग समस्याओं का समाधान करते हैं। और यहाँ पर वही चीज बिल्कुल सही बैठती। माफ करना क्या? ये बायों खतरा क्या है? और अचानक तुमने उस पर हमला करने का फैसला क्यों किया? अगर तुम गलत लोगों के पास जाओगे, तुम्हारा बुरा हाल होगा। विकास में देरी के अलावा इस फिल्म के पात्रों का बहुत अच्छा हास्य बोध भी है। पब में जैक यादृच्छिक वाकंडियन की तस्वीरों को देख रहा है और मालिकनी कहती है, मेरे चाचा हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। हे भगवान, क्या मजेदार बात है। रात में जेक पर एक कार चढ़ाने की कोशिश की जाती है। बस इस बेकार ग्राफिक्स को देखिए। कार की देखभाल एंड्रॉन। हाँ, लगता है कि लेखकों के पास असली कार को गिराने के लिए पैसे नहीं थे, वरना मैं इस पूरे बुरे हालात को कैसे समझाऊं। जेक बच जाता है और एक नाव तक पहुंचता है जहां उसे बिलियर्ड की स्टिक्स की आंधी मिलती है। तुम गधे में दर्द हो, गधे में दर्द हो। स्वाभाविक रूप से वह शॉटगन का सही इस्तेमाल नहीं करता और मुख्य पात्र से जोरदार थप्पड़ खाता है, जिसके बाद उसे मगरमच्छ बस चबा जाता है। धत तेरी की, मदद करो जल्दी। जिलेनहॉल की समस्याएं यहाँ खत्म नहीं होती। सुबह सुबह एक और जोकर उससे चिपक जाता है। गाड़ी में बैठो, बॉस से खत्म करना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता। अरे रुको। आखिरकार वह डाल्टन को अपने पास आने देता है और बेशर्म, ये कमीना है। उसके पीछे उसका भाई निकलता है जो और भी बेवकूफ निकलता है। क्या तुम्हारे पास पिस्तौल नहीं है? लगता है गाड़ी में भूल गया। आप जानते हैं, शायद यह एक बार या अधिकतम 2 बार मजेदार होता, लेकिन जब फिल्म में हर पात्र क्लिनिकल बेवकूफ हो तो यहाँ रोने का मन करता है। डीजीजी को समझ में आने लगता है कि मामला साफ नहीं है और इन सभी बेवकूफों का कोई ना कोई काम है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे इस बार पर बेवजह हमला नहीं कर रहे हैं। और जब वह अपनी अटकलें मालिकिन के साथ साझा करता है तो वह कहती है कि यह बकवास है और वे यह सब सिर्फ मजे के लिए कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इसमें ज्यादा नहीं पड़ती। बकवास। यह आदमी बकवास कर रहा है। और आखिरकार हमें वही आयरिश डबल चैम्प दिखाया जाता है जो शहर में बिना कपड़ों के घूम रहा है। हमें कैमरा दिया गया है।
उस जोकर के पिता का फोन आता है और वह एकदम पागलपन भरी जानकारी देता है। मेरा बेटा सच में बेवकूफ है, मदद करो, मैं पहले से ही आ रहा हूँ। वह दुनिया के दूसरे कोने से किसी लड़ाके को निकालता है ताकि वह सड़क के किनारे के उस घटिया घर के गार्ड से निपट सके। चलो, वहां बकवास है, ये तो पूरी बकवास है। नहीं, ये तो बिल्कुल ही। ये बकवास देखकर यहाँ तक कि पाशा टेक्निक भी यही कहेगा। इस दौरान फ्लोरिडा में एक डॉक्टर जेके को नाव पर घुमा रही है, उसे बियर पिलाकर और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं एक कुतिया हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है और किसी को देख रहा है? कॉनर माफिया के अधूरे बॉस के पास पहुंचता है और उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। तेरे पिता ने कहा तुम सच में बेवकूफ हो और मुझसे मदद मांगी। जेके को पुलिस पकड़ लेती है और शेरिफ उसे शहर से अच्छे तरीके से जाने का सुझाव देता है। ऐसा लगता है कि मान लेना चाहिए, लेकिन डॉल्टन किसी अजीब वजह से पीछे हटने से मना कर देता है और लगभग उस दुनिया में चला जाता है। आखिरी पल में उसे एक डॉक्टर बचा लेती है जो इस फिल्म में सबसे खतरनाक हथियार को सक्रिय कर देती है। वैसे शेरिफ उसका पिता है। मैं केएस से चली गई, नाम बदल लिया, उसकी उपनाम ले ली। मुझे परवाह नहीं है। अगले दिन गैंगस्टर गार्ड को एक चक्करदार रास्ते से निकालने की कोशिश करते हैं। वे एक किताबों की दुकान को जला देते हैं और सच कहूं तो ये तो काफी शानदार है, लेकिन आप खुद सोचिए, मालिकों को बीमा का भुगतान मिलेगा और वे उस पैसे को समझदारी से खर्च कर सकेंगे। मुझे बस यह सोच पाना बहुत मुश्किल है कि इस शहर में कम से कम एक ऐसा इंसान है जो किताबें पढ़ता है, इसलिए यह हमला उनके बिजनेस के लिए सबसे अच्छा है। बॉस मोलोकोसो सीधे जेके से बात करने का फैसला करता है और पैसे देने के बजाय वह उसे उकसाने लगता है। यह पता चलता है कि उस मुकाबले में जेके ने नॉकआउट से जीत हासिल की और लेटे हुए लड़के को खत्म कर दिया, जिससे वह सच में दुनिया से चला गया। अब बेवकूफ बॉस इसे जेके पर थोपता है ताकि, मुझे खुद नहीं पता क्यों, आप खुद कोई वजह सोचिए। और अब वो होने वाला है जिसके बारे में 90 के दशक के बच्चे सपने भी नहीं देख सकते थे। डोनी डार्को और लेप्रेचॉन की लड़ाई। मुझे यहाँ सिर्फ भेजा नहीं गया, बल्कि तुम्हारे पीछे भेजा गया हूँ। किसी को इतना करीब मत आने दो। लड़ाई के दौरान कॉनर इतना पागल हो गया कि उसे याद नहीं रहा कि वह कहां है और उसने ऑपरेटर पर हमला कर दिया। आखिरकार पुलिस आ गई और लड़ाई खत्म हो गई। इसके बाद जैक ने सोचा, यह सब बकवास है, ग्रेगोरी के साथ लड़ाई के लिए $20,000 तो बस मजाक है। डाल्टन ने तो रात को लाल अंडरवियर की उम्मीद की थी, लेकिन उसे तो फटे हुए अंडरवियर मिले। आखिरकार मुख्य पात्र अपने कपड़े पैक कर रहा है और जाने की तैयारी कर रहा है, तभी फ्रैंकी उसे सारी सच्चाई बता देता है। सुनहरे बालों वाला लड़का बार को ध्वस्त करना चाहता है, धनी लोगों के लिए होटल बनाने के लिए। और अगर फ्रैंकी के दिमाग में थोड़ी भी समझ होती तो उसने अपने बार का लोकेशन सभी बड़े दागेस्तानी टेलीग्राम चैनलों पर पहले ही पोस्ट कर दिया होता। लेकिन अफसोस। और फिर डाल्टन सूटकेस के साथ चलते हुए जलते हुए किताबों की दुकान को देखता है और वापसी करने का फैसला करता है। बॉस पर बेवकूफ ने फिर से अपने ही गोल में गोल कर दिया। सबसे मजेदार बात यह है कि मैं तो लगभग चला ही गया था। इस बार गुंडे डॉक्टरिन को चुरा लेते हैं और डाल्टन को फंसाते हैं। वह पीछे हटने का फैसला नहीं करता और अंत तक जाता है, भले ही वह अमेरिकी हो। चलो, और जब ऐसा लगता है कि अब उसका अंत होने वाला है, भगवान फिर से वही मनोविकृति। यॉट कॉनर के स्टील के अंडों की कड़क को सहन नहीं कर पाती और फट जाती है। बचे हुए नायक नाव में बैठकर किनारे की ओर बढ़ते हैं। बकवास। आखिर में डाल्टन अपने बॉस डाउन को एक थप्पड़ मारता है और फिर लेप्रेचॉन के सोने के बर्तन के लिए अंतिम लड़ाई शुरू होती है। अब मत हिल। आखिरकार डाल्टन जीत जाता है और सूर्यास्त की ओर चला जाता है, पैसे से भरा सूटकेस छोड़कर जिसे उसने किताबों की दुकान के मालिकों से चुराया था। अरे, और क्रेडिट के बाद यह पता चलता है कि मैक टैपर वास्तव में नहीं मरा, लेकिन हम में से किसे परवाह है? सिर्फ माइकल चैंडलर के लिए। खत्म।